नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। शिवसेना से बढ़ती तकरार के बीच बीजेपी सुलह के मूड में दिख रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी आज शाम शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और गतिरोध तोड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं गठबंधन में चल रही खींचतान को सुलझाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आगे आए हैं। वो 18-19 सितंबर को महाराष्ट्र में रहेंगे, जहां शिवसेना से सीट विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे, साथ ही पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के 25 साल के गठबंधन पर तलवार लटकी हुई है। सीएम पद और सीटों को लेकर दोनों पार्टियों में गतिरोध बरकरार है। आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे गठबंधन पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दरअसल शिवसेना से सीएम पद पर दावा ठोका है और खुद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर चुके हैं और पार्टी भी कह रही है कि सीएम हर हाल में शिवसेना का होगा और मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनेगा। और हम चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब भी मुख्यमंत्री पद के हमारे नेता है। शिवसेना सीएम पद का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी को इस पर ऐतराज है। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि जिस पार्टी की ज्यादा सीटें आएंगी उसका ही मुख्यमंत्री होगा। जिसकी सीटें ज्यादा होगी उसका सीएम बनेगा। 95 में शिवसेना की सीटें ज्यादा हुई, उनका सीएम बना। 2009 में हमारी सीटें ज्यादा आई, हमारा नेता प्रतिपक्ष बना। शिवसेना ने महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान पर निशाना साधा है और उनकी तुलना आईसीयू के मरीज से की है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि सुरक्षित सीट तलाश रहे पृथ्वीराज की दिमागी हालत गड़बड़ा गई है। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जब खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि उन्हें सरकार चलाने का अनुभव ही नहीं है। इसी के जवाब में सामना में सीएम पर निशाना साधा गया। सामना में लिखा गया कि जब पृथ्वीराज को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया था तब उनके पास तहसील चलाने का भी अनुभव नहीं था। शिवसेना ने यह भी कहा कि पृथ्वीराज के कार्यकाल में सूबे में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। उधर सीटों को लेकर विवाद कांग्रेस और एनसीपी में भी बरकरार है। कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर आज बैठक हो सकती है। आखिरी फैसला एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की मौजूदगी में होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 15 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे। 1 महीने का ही समय बचा है, लेकिन सीटों को लेकर कांग्रेस एनसीपी में सहमति नहीं बन पाई है। एनसीपी आधी सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 144 सीटों पर एनसीपी दावा कर रही है। पहले खबर थी कि कांग्रेस 124 सीटें देने को तैयार है, लेकिन बात बन नहीं पाई। 2009 में कांग्रेस 174 और एनसीपी महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 144 सीटों पर एनसीपी दावा कर रही है। पहले खबर थी कि कांग्रेस 124 सीटें देने को तैयार है, लेकिन बात बन नहीं पाई। 2009 में कांग्रेस 174 और एनसीपी 114 सीटों पर चुनाव लड़े थे। आज महाराष्ट्र के 7 निर्दलीय विधायक अजीत पवार की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे एनसीपी के अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसी दौरान इस बात की घोषणा होगी। 100 साल में पहली बार डीजल के दाम घट सकते हैं, पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है। तेल कंपनियों की आज समीक्षा बैठक है, जिसमें पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने पर फैसला लिया जा सकता है। पेट्रोल 1 रुपए और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर तक कम हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर आर रघुराम राजन ने डीजल के दाम को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई है, इसीलिए वक्त आ गया है डीजल के दाम कंपनियां अब खुद तय करें। पीएम नरेंद्र मोदी की नाराजगी के बाद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने मंत्रालय की उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं वीके सिंह और हरसिमरत कौर बादल भी 100 दिनों के कामकाज का लेखा जोखा पेश करने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने पीएम नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि पीएम अपने उन 14 मंत्रियों से नाराज हैं जिन्होंने 100 दिनों की उपलब्धियों के बारे में नहीं बताया है, लेकिन पीएमओ की उपलब्धियां क्या रही हैं। 100 दिनों का लेखा जोखा लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के टास्क मास्टर बन गए हैं। उन्होंने सभी मंत्रालयों का लक्ष्य 10% और बढ़ा दिया है और सभी मंत्रियों को मार्च 2015 तक 10% विकास लक्ष्य हासिल करने को कहा है। पीएम ने एचआरडी मंत्रालय को टारगेट दिया है कि साक्षरता दर 72% की जगह 80% हासिल किया जाए। पीएम ने सड़क परिवहन मंत्रालय को 7,700 किलोमीटर सड़कें और रेल मंत्रालय से 500 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाने का टारगेट दिया है।
मोदी सरकार अब गंगा नदी को लेकर यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी में है, जिसका नाम गंगा यूनिवर्सिटी ऑफ रिवर साइंसेज होगा। दुनिया की अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी होगी जहां नदी प्रदूषण और पानी की गुणवत्ता की पढ़ाई और रिसर्च होगी। गंगा प्रोजेक्ट मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा पर अलग मंत्रालय बनाया है। गंगा की साफ सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की भी घोषणा की जा चुकी है और अब गंगा यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी है। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा पर आरोपियों से मिलने का इल्जाम लगाने वाले वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। उनसे सीलबंद लिफाफे में उस शख्स का नाम पूछा गया है जिसने उन्हें रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी दी थी। दरअसल प्रशांत भूषण ने रंजीत सिन्हा पर आरोपियों से मिलने का इल्जाम लगाते हुए उनके आवास की विजिटर डायरी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, लेकिन सीबीआई डायरेक्टर का कहना है कि डायरी में दर्ज 90% से ज्यादा एंट्री गलत है। उधर घोटाले के आरोपियों से मुलाकात को लेकर गिरे सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने अपना जवाब शनिवार को सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में सौंपा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। उधर साईं बाबा का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुंबई के एक साईं मंदिर ट्रस्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि साईं बाबा मुस्लिम नहीं बल्कि ब्राह्मण थे। अर्जी में मांग की गई है कि साईं का अपमान करने वालों पर कार्रवाई हो। मुंबई के कांदिवली साईं धाम मंदिर ट्रस्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी देकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को आरोपी बनाया है और कहा है कि शंकराचार्य ने साईं बाबा को मुस्लिम कहकर साईं भक्तों की भावना को ठेस पहुंचाई। साईं बाबा भगवान है या नहीं, इसे लेकर एक और धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। यूपी के संभल में 1 नवंबर को ये धर्म सभा होगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बताया कि सभा की अध्यक्षता अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास करेंगे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए एक सेना का गठन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये सेना घर घर जाकर शराब छुड़ाने का अभियान भी चलाएगी। दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में मवेशियों की तस्करी को लेकर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। रात में दर्जनों लोग सड़क पर उतर आए और जिन ट्रकों में जानवर ले जाए जा रहे थे उन्हें फ्लाईओवर पर रोक दिया। लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों की मौके पर पहुंचे पुलिस वालों से भी जमकर बहस हुई। लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। पुलिस ने गाड़ियों के साथ आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। मवेशियों की सप्लाई को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली के कई इलाकों में मवेशियों को रात में चुराकर उनकी तस्करी की जाती है। बाद में उनकी हत्या के बाद मांस बेचा जाता है। इन 4 ट्रकों में दर्जनों गाय और भैंस ले जाए जा रहे थे। देश की सबसे बड़ी और सुरक्षित मानी जाने वाली दिल्ली की तिहाड़ जेल में फिर एक कैदी की खुदकुशी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कैदी ने खिड़की से फांसी का फंदा लगाकर जान दी थी। कैदी का शव बैरक नंबर 8 से बरामद हुआ। शरीजुद्दीन नाम का कैदी अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में 6 मार्च से जेल में बंद था। शरीजुद्दीन के परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मौत को संदिग्ध बताया है। तिहाड़ में कैदियों की खुदकुशी और मौत के बढ़ते मामलों को लेकर जेल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। कुछ दिनों पहले ही यहां 2 कैदियों ने खुदकुशी की थी। एक कैदी का शव जेल नंबर 3 के टॉयलेट से जबकि दूसरे का शव जेल नंबर 4 से बरामद हुआ था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस के एक एएसआई ने अपनी ही पत्नी का चालान काटकर ईमानदारी से ड्यूटी निभाने की मिसाल पेश की है। एएसआई मधुसूदन की पत्नी बिना हेलमेट पहने और टूटी नंबर प्लेट वाली स्कूटी से सफर कर रही थी। ईमानदारी और निष्पक्षता से अपनी ड्यूटी निभाने वाले इंस्पेक्टर की खूब तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि वो आगे भी इसी तरह से ड्यूटी निभाते रहेंगे। कानून किसी का सगा नहीं, चाहे मेरा सगा हो, सगा रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। चालान हमने कर दिया और इनका पेपर हमने बंद कर लिया था। एएसआई साहब की पत्नी को भी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि इस घटना से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन के पास पुलिसिया बर्बरता देखने को मिली है। पुलिस वालों ने एक नाबालिग के लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। लड़का चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिस वालों की बेरहमी का कहर नहीं था। दरअसल पुलिस ने चोरी के आरोप में नाबालिग को पकड़ा था। उसके बाद बड़ी बेरहमी से उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। इस मामले पर जब पुलिस के आला अधिकारियों को पता लगा तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कर पल्ला झाड़ दिया। अलीगढ़ के मड्राक इलाके से 5 सितंबर को लापता हुई नाबालिग लड़की की लाश जंगल से बरामद हुई है। घासीपुर के जंगल में लड़की का आधा शरीर जमीन में दबाया गया था। आखिरी बार उसे गांव के 2 लड़कों के साथ देखा गया था। आशंका जताई जा रही है कि लड़की को अगवा करने के बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
कानपुर के काकादेव इलाके में मंचलों के डर से 12वीं की एक छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। 8 से 10 मंचले लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दे रहे हैं। थाने में शिकायत के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हरियाणा के नारायणगढ़ में यात्रियों से भरी रोड रेस बस पुल की रेलिंग तोड़कर बेगना नदी में जा गिरी। हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई है, जबकि 48 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। बस नारायणगढ़ से अंबाला जा रही थी, जिसमें ज्यादा कॉलेज के छात्र बैठे हुए थे। गंभीर रूप से घायल 25 यात्रियों को चंडीगढ़ रेफर किया गया है। बिहार के नालंदा में भारी बारिश के चलते एक मकान गिर गया। सोडीह इलाके में यह मकान वार्ड पार्षद का था, जो भारी बारिश को झेल नहीं पाया और ध्वस्त हो गया। गनीमत थी घर में कोई मौजूद नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की त्रासदी को देखते हुए अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने समर्थकों से भी अपील की है कि वो जन्मदिन मनाने के बजाय बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का 64वां जन्मदिन है। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, मेरी सभी से प्रार्थना है कि मेरा जन्मदिन न मनाया जाए और हम मिलकर जम्मू कश्मीर के अपने बहन भाइयों की मदद करें। तन मन धन से जो भी मदद कर सकते हैं वो जरूर करें। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर ट्वीट किया कि चीन के राष्ट्रपति 17 सितंबर को गुजरात से भारत यात्रा शुरू करेंगे। उनके स्वागत में कार्यक्रम होंगे, लेकिन मेरे जन्मदिन के निमित्त कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अब तक करीब 2 लाख लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि अभी भी 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी ने कल राहत सामग्री से भरे ट्रक जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किए। इन ट्रकों में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने पीने का सामान और दवाइयां हैं। दिल्ली से ट्रक रवाना करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तबाही के चलते जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को करीब 5,500 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। बारिश और बाढ़ की त्रासदी को लेकर कश्मीर में हजारों करोड़ के नुकसान का आकलन एसोचैम ने किया है। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार को कोर्ट निर्देश दे कि वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटते हुए उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले भी वो भारतीय सीमा के पास देखा जा चुका है। दिल्ली में गोकुलपुरी के बीजेपी विधायक रंजीत सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। गोकुलपुरी SC/ST के लिए आरक्षित सीट है। उन पर आरोप है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने प्रमाण पत्र पेश किए थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद विधायक रंजीत सिंह पर FIR दर्ज हुई है और मामले की जांच जारी है। उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी विधायक रंजीत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लव जिहाद को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग धर्म की लड़कियों को फंसाकर शादी करने के अलग अलग रेट तय हैं। सरदार की लड़की को जाल में फंसाओगे 11 लाख रुपया, हिंदू की लड़की को फंसाओगे 10 लाख रुपया, अगर पंजाब की लड़की को फंसाएंगे 9 लाख रुपया। ऐसे उनके रेट फिक्स हैं। अगर जैन की लड़की को फंसाएंगे तो 8 लाख रुपया। साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि लव जिहाद के लिए अरब देशों से फंडिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहचान बदलकर शादी करने के लिए मुस्लिम लड़कों को भारी रकम दी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जहां लव जिहाद से ही अनजान दिखे, वहीं उनकी ही पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि लव जिहाद बड़ी समस्या है जिस पर रोक जरूरी है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मदरसों को लेकर भी विवादित बयान दिया और कहा कि यहां आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। उन्होंने पूछा कि मदरसों में तिरंगा फहराया क्यों नहीं जाता। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने साक्षी महाराज के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि साक्षी महाराज पहले मदरसे में दाखिला लें, फिर उन्हें समझ आएगा कि वहां क्या पढ़ाई होती है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी विवादित बयान दिया है। मेनका गांधी ने कहा कि अवैध कसाईखानों की कमाई से पैसा आतंकवादियों के पास भेजा जा रहा है और इसी पैसे से बम बनाकर ब्लास्ट किया जाता है। अमेठी में राजमहल की लड़ाई को लेकर आज संजय सिंह 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल संजय सिंह और अमिता सिंह के विरोध में आनंद विक्रम सिंह के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था। इस दौरान फायरिंग में एक पुलिस वाले की मौत भी हो गई थी। अमिता सिंह और संजय सिंह के अमेठी पैलेस पहुंचते ही उनका विरोध शुरू हो गया। पुलिस ने गरिमा सिंह के समर्थकों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पूरे हंगामे के दौरान 18 लोग घायल हो गए। संजय सिंह अपनी पत्नी अमिता सिंह को लेकर लखनऊ से अमेठी आए थे।
प्रदर्शनकारियों ने संजय सिंह और अमिता सिंह को महल में घुसने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद आई पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए लाठियां चलाई और हवाई फायरिंग भी की। तनाव को देखते हुए घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया। वहीं गांव वालों के हमले में एक पुलिस वाले की मौत होने के बाद पुलिस का तांडव दिखा। पुलिस वालों ने गांव के एक एक घर में घुसकर तोड़फोड़ की। घर में रखा सामान तितर-बितर कर दिया और घर में मौजूद महिलाओं के साथ गाली गलौज भी की। पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपने साथी की मौत से बौखलाए पुलिस वालों ने आपा खो दिया। पुलिस वालों ने घर में मौजूद महिलाओं की भी बेरहमी से पिटाई की। उन्हें घर में जो मिला उस पर लाठियां बरसाईं। कई बच्चों और लड़कियों को भी गंभीर चोट आई है। महिलाओं ने बताया कि पुलिस वालों ने उन्हें गालियां भी दी। पुलिस ने मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा। कई पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए गए। वहीं डीएम ने कहा है कि हमले में सिपाही की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम अखिलेश यादव ने मृतक सिपाही के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। संजय सिंह और अमिता सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं। दरअसल ये पूरा विवाद करोड़ों की संपत्ति को लेकर है। दोनों गुटों में महल के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई चल रही है। इसी को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए। 17 सितंबर को चीन के राष्ट्रपति के दौरे से पहले भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों की घुसपैठ कर टेंट लगाने का मामला सामने आया है। चीनी सेना भारतीय सीमा में 500 मीटर अंदर तक घुसाकर आई थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योग गुरु बाबा रामदेव की तुलना भगवान राम, परशुराम और कृष्ण तक से कर डाली है। हरिद्वार में कल पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में उन्होंने बाबा रामदेव की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने तारीफ की तो बाबा रामदेव ने भी बीजेपी अध्यक्ष की शान में कसीदे पढ़े। बाबा रामदेव ने कहा कि शाह बोलने वालों में नहीं, करने वाले नेताओं में से एक है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत का क्रेडिट भी बाबा रामदेव को दिया। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और संतों ने बीजेपी की काफी मदद की है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। केंद्रीय सूचना आयोग ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के आदेश को पालन नहीं करने के चलते 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया। दरअसल सूचना आयोग ने राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम और बीएसपी को पब्लिक अथॉरिटी माना था और कहा था ये पार्टियां आरटीआई के दायरे में आती हैं। आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह का बंगला खाली कराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरएलडी ने मीटिंग कर सोमवार को भारी संख्या में किसानों से दिल्ली पहुंचने की अपील की है। इससे पहले कल आरएलडी सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह ने दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। सरकार के आदेश के बाद एनडीएमसी ने बंगले का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया था। यूपी के संभल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने सांसद सत्यपाल सैनी के लिए बुद्धिशुद्धि यज्ञ किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। मायावती ने सभी जिला और लोकसभा कमेटियां भंगकर नया जोनल सिस्टम लागू किया है। 2 मंडलों को मिलाकर एक जोन बनाया गया है। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक उपेंद्र तिवारी ने सड़कों की खस्ता हालत देखकर विरोध बतौर खुद फावड़ा चलाकर सिर पर बोझ ढोया। यूपी को गोंडा में पावर प्लांट के इंजीनियर की पत्नी की हत्या से सनसनी फैल गई। लखनऊ से कुछ दूरी पर साबरमती एक्सप्रेस में बदमाशों ने एक सेना के सिपाही को लूट लिया। दिल्ली से पटना जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के यात्रियों ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। यात्रियों का आरोप था कि आर्मी के सिपाहियों ने उनसे मारपीट की और बोगी से बाहर निकाल दिया। यूपी के कानपुर में स्पेशल पुलिस की टीम ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया।